1919 में जब यहाँ के भारत के मुसलमान टर्की के लिए आंदोलन शुरुआत करते हैं, समझ करके हिंदू मुसलमान एकता को लेकर के महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का सपोर्ट किया, लेकिन अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। लेकिन मुद्दा यही नहीं रुकता है। मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि दलितों का सबसे बड़ा हितैषी, दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है, अम्बेडकर या गांधी। अभी अम्बेडकर ने मनुस्मृति जो कि वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था उसको जलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसी इंटरव्यू में महात्मा गांधी को महात्मा भी मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने गांधी और अम्बेडकर को लड़ाने की तैयारी कर ली थी। भारत के दो महान हस्ती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, जिनकी चर्चाएं विश्व के 7 महाद्वीपों में होती है। इनकी चर्चाओं का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जिनका स्टैचू 80 से ज्यादा देशों में, वही अम्बेडकर जिनकी 20 से ज्यादा देशों में उनका स्टैचू है। लेकिन ये एक दूसरे के बहुत कट्टर विरोधी थे। यही इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इनके पीछे का कारण क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर वर्सेस महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से 21 साल बिताने के बाद भारत में आते हैं, तो साउथ अफ्रीका के अंदर सामाजिक और राजनीतिक स्तर की लड़ाई लड़ करके आए होते हैं, जिनसे उनकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी होती है। 1916 में जब महात्मा गांधी बेचू के अंदर भाषण देना शुरू किए तो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। वहां पे बैठे जितने भी राजा महाराजा थे उनके लग्जरियस लाइफ को भी टारगेट किया। दूसरी तरफ जिस तरीके से इस देश के अंदर वहां पे स्वच्छता, जितनी गंदगी दिखाई जा रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, उन्होंने इसका भी विरोध किया। साथ साथ उन्होंने इस देश की आजादी के लिए एक अहम कदम उठाने की बात की, लेकिन उनके भाषण में कहीं भी छुआछूत का जिक्र नहीं था। वही दूसरी तरफ अम्बेडकर 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने एक भाषण में उनका एक आलेख था कास्ट सिस्टम इन इंडिया। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि भारत के अंदर भारत की आजादी के साथ साथ छुआछूत का भी आजादी होना चाहिए। तो आप बिल्कुल स्पष्ट अंदर समझ सकते हैं कि गांधी एक तरफ जहां भारत की आजादी की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर आजादी के साथ साथ जो छुआछूत भारत के अंदर था उससे मुक्ति की बात कर रहे थे। यही प्रारंभिक जो विचारों का टसन था, यहीं से शुरुआत होता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक स्तर और सामाजिक स्तर पे अपना पैर फैला रहे थे। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन करते हैं, जो कि उनका भारत के अंदर पहला आंदोलन था। अंग्रेज जो थे वो नील की खेती के लिए भारत के किसानों को मजबूर कर रहे थे। इसको लेकर के वो आंदोलन पे बैठते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। वही 1918 में खेड़ा का आंदोलन करते हैं, जहाँ पे अंग्रेजों ने खेड़ा के अंदर अकाल पड़ा हुआ था और किसानों से लगान वसूलने की बात बोल रहे थे, जहाँ पे महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं और वहाँ भी सक्सेस होते हैं। गांधी जी का भारत के अंदर इतना ज्यादा कद बढ़ गया था कि जो उनकी राय होती थी वही भारत के अंदर आखिरी राय होती थी। लेकिन 1919 में महात्मा गांधी फंसते हुए नजर आते हैं। 1919 में जब यहाँ के भारत के मुसलमान टर्की के लिए आंदोलन शुरुआत करते हैं, आंदोलन का सबसे मुख्य कारण ये था कि जो टर्की है वहाँ पे खिलाफत, हेड ऑफ टर्की और टर्की की अखंडता की बात चल रही थी, उसको कायम रखना। और यही समझ करके हिंदू मुसलमान एकता को लेकर के महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का सपोर्ट किया, लेकिन अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। अम्बेडकर की किताब थॉट ऑन पाकिस्तान में वो लिखते हैं, गांधी का ये जो कदम था खिलाफत आंदोलन में सहयोग देना, ये केवल और केवल राजनीतिक स्टंट था। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी के बीच में मुगला नरसंहार होता है मालाबार के अंदर, जिसमें बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। उसी का जिक्र करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टीशन इन इंडिया अपनी किताब में कहते हैं कि महात्मा गांधी इस कद्र तक अपने आप को पॉलिटिकल चीजों में घुसा चुके थे कि उस मुगला नरसंहार का कोई भी जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो उनके सहयोगी मुसलमान थे उनसे वहां पे जो नरसंहार हो रहा था उसको रोकने की बात भी नहीं की, जिसको लेकर के वो बहुत महात्मा गांधी से नाराज थे, क्योंकि अम्बेडकर कट्टरवादिता को कभी समर्थन नहीं देते थे। 1919 में महात्मा गांधी यंग इंडिया नामक एक पत्रिका जारी करते हैं, जिसमें वो भारत की आजादी की बात करते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 1920 में डॉक्टर अम्बेडकर भारत के अछूतों के साथ जो हो रहे अत्याचार है उसकी बात करते हैं। तो जैसे यह कदम महात्मा गांधी रख रहे थे वैसे ही कदम डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के लिए रख रहे थे। लेकिन अब वो दौर था जब भारत में दो महान व्यक्तियों के मिलने का समय था। डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी
उनका एक कॉमन फ्रेंड था जो कि महात्मा गांधी को सलाह देता है अम्बेडकर से मिलने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने के लिए महात्मा गांधी एक चिट्ठी लिखते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर से महात्मा गांधी की पहली मुलाकात 1929 के अंदर होता है। महात्मा गांधी का अम्बेडकर से मिलने का कारण यह था कि अम्बेडकर अब उस दौर के बड़े दलित नेता बन चुके थे। 1927 के अंदर जिस तरीके से अम्बेडकर ने दलितों के लिए महार सत्याग्रह किया, महार सत्याग्रह के अंदर दलितों को पानी पीने देने से रोका जा रहा था, जिसलिए अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह किया और अछूतों को पानी पीने के लिए सार्वजनिक स्थल को खोलने की बात कही गई। लेकिन बात थोड़ा बहुत गड़बड़ होती दिखाई दे रही थी। तभी अम्बेडकर ने मनुस्मृति जो कि वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था उसको जलाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ जहां गांधी विदेशी कपड़े जला रहे थे तो दूसरी तरफ अम्बेडकर मनुस्मृति जला रहे थे। दलित समाज का विश्वास अम्बेडकर के ऊपर इतना बढ़ चुका था कि 1930 के अंदर कालाग्राम टेम्पल में जो दलित थे उनको वहां जाने से रोका जाता था। लेकिन अम्बेडकर इस चीज का मुद्दा उठाते हैं और कालाग्राम टेम्पल के सामने एक सत्याग्रह छेड़ देते हैं और इसके लिए वो एक डिमांड करते हैं कि जितने भी दलित और शोषित समाज के लोग हैं उनको भी टेम्पल में जाने के लिए उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना और जाति और धर्म को है। महात्मा गांधी और अम्बेडकर अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं, लेकिन तभी पृथक निर्वाचन उनके लिए एक चीन की दीवार की तरह रोड़ा बन करके आता है। पृथक निर्वाचन का मतलब ये है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर विशिष्ट समुदाय के लोग विशिष्ट समुदाय के लोगों के लिए ही वोट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई सिख है तो सिख को ही वोट करेगा, अगर कोई दलित है तो दलित को ही वोट कर सकता है और कोई उसे वोट नहीं दे सकता है। लेकिन तभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 मार्च 1932 को महात्मा गांधी ने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1909 में जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए दिया गया अधिकार है और 1909 में जो एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन को दिया गया अधिकार है उसे भी समाप्त किया जाए और जो दलित हैं वो हिंदू हैं उन्हें माइनॉरिटीज का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट से दूर रखना चाहिए। लेकिन अंबेडकर इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। वो साफ साफ बोल रहे थे कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपनी बातों पे अड़े होते हैं और वो पृथक निर्वाचन सिस्टम का मांग करते हैं, जिससे गांधी नाराज हो जाते हैं और वो वहां से उठकर चले जाते हैं। तभी अंग्रेजों ने गांधी और अंबेडकर को लड़ाने की तैयारी कर ली थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को पब्लिश किया, जिसमें साफ साफ ये चीज लिखा हुआ था कि जो दलित समुदाय है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और उनको माइनॉरिटीज का भी स्टेटस दिया जाए। लेकिन गांधी जी इसको मानने को तैयार नहीं। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरवदा जेल के अंदर फास्ट अनटू डेथ पे बैठ जाते हैं और हालत इतनी पैनिक हो जाती है कि अब अंबेडकर के ऊपर भी प्रेशर जाने लगता है, क्योंकि अंबेडकर को भी मालूम था कि अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो जो अभी काम बचा हुआ है उसे करना मुश्किल हो जाएगा। अंबेडकर के पास अब कोई विकल्प नहीं था। गांधी जी से मिलने जाते हैं और 24 सितंबर 1932 को एक ऐतिहासिक समझौता होता है जिसे पूर्णा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में ज्वाइंट इलेक्टोरेट पे समझौता होता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का सेंस ये था कि कोई भी इंसान वहां पे उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर खड़ा किया जा सकता है दलित समाज का, लेकिन उसे वोट करने के लिए कोई भी समुदाय का उसे वोट कर सकता है। समझौते के अंदर जो ओरिजिनल रिजर्व सीट थी उसको 71 सीट से बढ़ा करके 141 सीट कर दिया गया और यहाँ पे महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच कुछ तनाव कम होता नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी अंबेडकर उस चीज को मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। लेकिन मुद्दा यही नहीं रुकता है। मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि दलितों का सबसे बड़ा हितैषी, दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है, अंबेडकर या गांधी। इसी चीज को लेकर के बीबीसी में एक इंटरव्यू में 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब 1931 में हम गांधी जी से मिलने गए थे तो वहां पे गांधी जी ने मुझसे कहा था कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कोई समस्या है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी से मैं दलित समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ और कांग्रेस 21 लाख रुपए का भी योगदान दिया है दलित समाज को सुधारने के लिए। दूसरी तरफ अंबेडकर जी ने गांधी को जवाब देते हुए कहा कि ये उम्र का तगाजा बुजुर्ग लोग ही देते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से खादी पर जोर दिया उसी तरीके से दलितों पे जोर दिया हुआ था, आज उसकी स्थिति कुछ और ही होती। अंबेडकर यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा था कि जब गांधी जी ने 1932 के अंदर हरिजन
हरिजन पत्रिका पब्लिश किया था ये दिखाने के लिए कि हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी गुजराती पत्रिका में हरिजनों का कोई सपोर्ट नहीं किया, वही हरिजन पत्रिका के अंदर जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसके अंदर सपोर्ट किया है, जिससे उनके दोहरी मानसिकता पे भी सवाल उठता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी इंटरव्यू में महात्मा गांधी को महात्मा भी मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा क्षणभंगुर होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो कभी लेफ्ट तो कभी राइट भी जा सकते हैं। अंबेडकर एक के ऊपर एक महात्मा गांधी के ऊपर काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जब भी मैंने महात्मा गांधी से मिला हूं तो मैं एक विरोधी की तरह मिला हूं, और जितना मैं उनको अच्छे से जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि जब भी मैंने विरोधी की तरह मिला हूं तो मैं उनके वो जहरीले दांत ही महात्मा गांधी ने मुझे दिखाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पे भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम के ऊपर कोई छुट्टी नहीं करती तो लोग शायद उन्हें भूल जाते। जैसे ही दौर आगे बढ़ता है 1942 के अंदर, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, उस समय भी अंबेडकर ने महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भारत अंग्रेज छोड़ने से पहले ये यहाँ पे जो अछूतों के साथ अन्याय हो रहा है उसको भी छोड़ना होगा। इसका तर्क बहुत उनका सटीक था कि जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मानसिकता जो बैठ गई थी छुआछूत को लेकर के, वो चाहते थे कि अंग्रेज जाने से पहले इस देश के अंदर छुआछूत को जड़ से खत्म कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दबाव का ही दिन था कि महात्मा गांधी 1946 में अपने आश्रम में की लड़कियों से कहते हैं कि तुम्हें शादी करना होगा तो तुम दलित के बच्चों से शादी करना। इसका साफ साफ असर था कि जो माइंड था महात्मा गांधी का वो पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी। महात्मा गांधी समृद्धि के प्रतीक थे, अहिंसा के प्रतीक थे, तो वही बाबा साहब अंबेडकर समानता और समृद्धि के प्रतीक थे। लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आखिर आपको कौन सही लगता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।